हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने इस परिवार यूट्यूब चैनल डेल्टा पॉइंट पर। तो आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप लोगों की डिमांड भी थी, बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड था। तो हम लोग जो बात करेंगे आज, हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के बारे में। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन बोलते हैं। तो जैसा कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा पहले ओवरव्यू दे दूं, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन है, आखिरकार ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन चलती कहां पे। सबसे पहले तो हम लोग यही देखेंगे, यही जानने की कोशिश करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन होती है ये चलती कहां पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। तो जैसा कि आप लोग को यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये मैंने जो है एक प्लांट सेल बना रखी है। क्या बना रखी है? प्लांट सेल बना रखी है। प्लांट सेल में आप लोगों को दिख रहा होगा, प्लांट सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे माइट्रोकांडिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, और भी बहुत सारे न्यूक्लियस हो गए, बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। तो आप लोगों को पता होगा जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है या जो रिस्पायरेशन होता है वो कहां पे होता है, कहां पे होता है? माइट्रोकांडिया के अंदर होता है। ठीक है, तो जो माइट्रोकांडिया के अंदर होता है, तो ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने सेल बना रखा है और सेल के अंदर ये स्ट्रक्चर बना रखा है किसका? माइट्रोकांडिया का बना रखा है। किसका स्ट्रक्चर बना रखा है? ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर भी बना हुआ माइट्रोकांडिया का। माइट्रोकांडिया के अगर हम लोग इधर माइट्रोकांडिया के अंदर बात करें, 1 मिनट। तो हम लोग बात कर रहे थे किसकी? माइट्रोकांडिया की बात कर रहे थे। जैसे मैं अभी आप लोगों को मैंने बताया कि ये क्या है, एक सेल बनी हुई है, सेल के अंदर क्या है? माइट्रोकांडिया है। माइट्रोकांडिया का ये वाली जो लेयर दिख रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये वाली जो लेयर दिख रही है, ये वाली लेयर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट साइड, अंदर साइड जो ये वाली लेयर दिख रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो खाली स्पेस रहता है, जहां पे क्रेब साइकिल रन करती है, क्रेब साइकिल जहां पे रन करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? मैट्रिक्स बोलते हैं। इनर मेम्ब्रेन में ही एक हमारा सिस्टम रन करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन बोलते हैं। ये आप लोगों को जो यहाँ पे दिख रहा है, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन बोलते हैं या सिस्टम बोलते हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन होती है, ये जो क्रेब साइकिल जब रन करती है, तो क्रेब साइकिल के दौरान भी ये होता क्या है कि जब क्रेब साइकिल रन करती है तो क्रेब साइकिल के दौरान CO2 रिलीज होती है। ये आप लोगों को पता ही होगा कि जो CO2 रिलीज होती है प्लांट से, हम लोगों में भी CO2 रिलीज होती है और प्लांट में भी CO2 रिलीज होती है। बट हम लोग क्या करते हैं? CO2 को डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में बाहर निकाल देते हैं। बट प्लांट क्या करते हैं? उस CO2 को यूटिलाइज कर लेते हैं आगे चल के। कहां पे? क्लोरोप्लास्ट में इस CO2 को यूटिलाइज करके किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं? ये फॉर्मेशन कर लेते हैं ग्लूकोज का। किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं भैया? ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्रेब साइकिल में यहां पे क्या हो रहा था? यहाँ पे CO2 तो रिलीज ही हो रही थी, साथ ही साथ यहाँ पे रिलीज हो रहे थे क्या? FADH2 और NADH2। ये एक तरह के क्या होते हैं? रिड्यूसिंग सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं भैया? रिड्यूसिंग सब्सटेंस होते हैं। आप लोगों को पता होगा कि एक NADH2 मॉलिक्यूल के अंदर कितने ATP होते हैं? 3 ATP होते हैं। कितने ATP होते हैं भैया? 3 ATP होते हैं एक NADH2 मॉलिक्यूल के अंदर। और एक FADH2 यानी सिंगल FADH2 मॉलिक्यूल के अंदर 2 ATP होते हैं। कितने ATP होते हैं? 2 ATP होते हैं। अब हम लोगों को ये जो ATP और ये जो NADPH2 और FADH2 होते हैं, ये फॉरेनर करेंसी की तरह होते हैं। कैसे होते हैं भैया? फॉरेनर करेंसी की तरह होते हैं, विदेशी पैसे की तरह, कि हमारे जेब में होते जरूर हैं लेकिन हम लोग इनसे समोसा चटनी नहीं खा सकते हैं अपने इंडिया में, क्योंकि ये क्या है? एक फॉरेनर करेंसी की तरह है। इसी तरह यहाँ पे FADH2 होते तो जरूर है लेकिन ये डायरेक्ट एनर्जी के रूप में यूटिलाइज नहीं किए जा सकते हैं। इनको जाना पड़ेगा कहां पे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के पास। जैसे हम लोग जो फॉरेनर कंट्री से जो विदेशी पैसा हम लोगों के पास होता है, उसको हम लोग डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। उसको हम लोग स्टेट बैंक ले जाएं तो वहां पे हम लोग को करेंसी मिल जाएगी, इंडियन करेंसी मिल जाएगी, या उसी कंट्री की एम्बेसी में जाए तो वहां पे हम लोग को उसके बदले में इंडियन करेंसी मिल जाएगी और फिर जाकर के हम लोग समोसा चटनी खा सकते हैं। ऐसे यहां पे भी होता है।
यहाँ पे भी सेम ऐसे ही होता है कि ये FADH2 और NADH2 को हम लोग ऐसे तो यूज नहीं कर सकते, यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ इसको जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में ले जाएंगे FADH2 को और NADH2 को, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये कन्वर्ट हो जाएगा भैया ATP में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी ATP को हम लोग क्या कर लेते हैं, आगे चल के प्लांट क्या कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं एज अ एनर्जी। किसके रूप में यूटिलाइज कर लेते हैं, एनर्जी के रूप में यूटिलाइज कर लेते हैं। तो अब इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन को, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन को हम लोग क्या करने वाले हैं, डिटेल में समझने वाले हैं। किसको, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन को हम लोग क्या करेंगे, अब डिटेल में समझेंगे। आप लोगों को ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये जो मैंने एक स्ट्रक्चर बना रखा है, ये किसका बना रखा है भैया, ये मैंने इनर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बना रखा है। किसका बना रखा है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो ये वाला स्पेस होता है भैया, ये वाला जो स्पेस दिख रहा है ना, ये वाला स्पेस, इस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस बोलते हैं। ये क्या होता है भैया, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस होता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि ये जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर बना रखा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हम लोगों ने बना रखा है। ये वाली जो मेम्ब्रेन है, इसको मैंने क्या बोला, ये इनर मेम्ब्रेन है। यहीं पे हमारी क्या रन करती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन रन कर रही है, ठीक है। ये वाली जो मेम्ब्रेन है, इसको हम लोग क्या बोल रखे हैं, ये आउटर मेम्ब्रेन है। क्या भैया, आउटर मेम्ब्रेन है। ये वाली आउटर मेम्ब्रेन है और ये वाली क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। ये दोनों मेम्ब्रेन आप लोगों को दिख रही होंगी। अब यहाँ पे आप लोगों को कॉम्प्लेक्स दिख रहे होंगे। क्या दिख रहे होंगे, यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है इंटीग्रल प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो कहां पे धसे हुए होते हैं, ये प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, ये धसे हुए होते हैं कहां पे, मेम्ब्रेन में, इनर मेम्ब्रेन में धसे हुए होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकेंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स फोर्थ एंड कॉम्प्लेक्स फिफ्थ, 5 तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब आप लोगों को पता होगा जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है, फास्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है। किसकी बनी होती है, फास्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है। अगर मैं फास्फोलिपिड बाइलेयर की बात करूं तो आप लोगों को पता होगा ऐसे फास्फोलिपिड बाइलेयर का ऐसे स्ट्रक्चर होता है। कैसे स्ट्रक्चर होता है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ये स्ट्रक्चर होता है। इस वाले को हम लोग क्या बोल देते हैं, फॉस्फेट ग्रुप बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, फॉस्फेट ग्रुप बोल देते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिपिड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, लिपिड की ये जो है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हेड वाला रीजन है। कौन सा रीजन है, ये हेड वाला रीजन है। और ये वाला कौन सा रीजन है, ये टेल वाला रीजन है। कौन सा रीजन है, ये टेल वाला रीजन है। और ऐसे ही पूरी ये मेम्ब्रेन बनी हुई होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हीं दोनों को मिलाकर के हम लोग बोल देते हैं क्या, फास्फोलिपिड बाइलेयर बोल देते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो क्या करने वाले हैं, अब हम लोग कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकेंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स फोर्थ और कॉम्प्लेक्स फिफ्थ का क्या क्या फंक्शन होता है, कैसे कैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो रन करते हैं, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, डिटेल में समझेंगे। तो डिटेल में समझने के लिए अगर मैं इसकी बात करूं, डिटेल में समझने के लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो है ये जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है हमारा, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में मैट्रिक्स साइड, जो मैट्रिक्स वाला रीजन है, ये वाला रीजन तो हमारा क्या हो गया, मैट्रिक्स वाला रीजन हो गया। यही हुआ ना, मैट्रिक्स वाला रीजन अंदर साइड वाला है, ये इनर मेम्ब्रेन का साइड है, ये अंदर वाला, ये मैट्रिक्स वाला रीजन है। मैट्रिक्स वाले रीजन में ही NaDH2 का ब्रेकडाउन होगा, टूटेगा। और जब ये ब्रेकडाउन होगा, टूटेगा, तो ये टूटेगा किसमें भी, ये टूटेगा, इसका ब्रेकडाउन होगा NaD प्लस में। किसमें ब्रेकडाउन होगा भैया, NaD प्लस में इसका ब्रेकडाउन होगा। जब इसका NaDH2 से NaD प्लस में टूट रहा है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा, 2H प्लस आयन रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा, 2H प्लस आयन, जिसे हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं। और आप लोगों को पता होगा जितने प्रोटॉन निकलते हैं तो उतने ही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो यहाँ पे कितने निकलेंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे। क्या निकलेंगे भैया, 2 इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे, यानी 2 प्रोटॉन रिलीज हो रहे हैं और साथ ही साथ क्या रिलीज हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। भाई ये वाला प्रोटॉन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन रिलीज हो रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं।
अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऐसे ही रन करते हुए, ऐसे 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 रन करते हुए फाइनली जाकर के एटीपी सिंथेटेज में, एटीपी का फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉन को हम लोग जब रन कराते हैं, इधर से उधर रन करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन रन करते हैं। ये जो 2H+ आयन है, ये जाकर के यहाँ पे जंप करेंगे, और जंप करने के बाद ये जो पहले तो हम लोग बात करेंगे किसकी, ये 2H+ आयन को छोड़ देते हैं, इसको हम लोग छोड़ देते हैं, ये वाला पोर्शन इसको हम लोग छोड़ देते हैं। सबसे पहले जो ये हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसके पास, ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे Fmn के पास। किसके पास जाएंगे भैया, Fmn के पास, Fmn के पास जाएंगे, जिसको इसको हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भेज दिया। इसको हम लोग बोलते हैं भैया फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं, फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। Fmn को हम लोग बोलते हैं फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। ये बात आप लोगों को क्या करनी है, याद रखनी है कि Fmn को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। आप लोगों को ये दिख रहा होगा, Fmn को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। 2 इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर ले रहा है, एक्सेप्ट कर ले रहा है, ले ले रहा है, लेकिन ये परमानेंट एक्सेप्टर नहीं है। ये अपने पास इलेक्ट्रॉनों को परमानेंट नहीं रखता है, क्योंकि इसका काम है सिर्फ और सिर्फ रन कराना। इलेक्ट्रॉनों को क्या कराना, इलेक्ट्रॉनों को रन कराना इसका काम है। ये Fmn जो इलेक्ट्रॉन भेज देगा किसके पास, ये भेज देगा फाइनली इलेक्ट्रॉनों को भेज देगा, ये फाइनली इलेक्ट्रॉनों को भेज देगा किसके पास, ये भेज देगा भैया Fes के पास। किसके पास भेज देगा, Fes के पास भेज देगा। Fes इलेक्ट्रॉनों को परमानेंट नहीं रखता है, ये इलेक्ट्रॉनों को ऐसे भेज देता है किसके पास, ये इलेक्ट्रॉनों को भेज देगा यूबीक्विनोन के पास। यूबीक्विनोन क्या कर लेता है, इन 2 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर लेगा, और एक्सेप्ट करने के बाद फॉर्मेशन करेगा, किसका फॉर्मेशन करेगा, यूबीक्विनोन फॉर्मेशन करता है जाकर के, यूबीक्विनोन जाकर के फाइनली फॉर्मेशन करेगा UqS2 का। किसका फॉर्मेशन करेगा, UqS2 को। और UqS2 का फॉर्मेशन करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन इधर क्या कर देता है, ये ट्रांसफर कर देता है। अब ये इलेक्ट्रॉन पहुंच गया किसके पास, कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास। किसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, कॉम्प्लेक्स थर्ड ने इलेक्ट्रॉन ले लिया। कॉम्प्लेक्स थर्ड में एक चीज प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम बी। क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम बी बोलते हैं। साइटोक्रोम बी क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर लेगा। जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हुए थे, इन इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर लेगा। ये जो है, जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हुए थे, इनको क्या करेगा, साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स थर्ड में क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। कॉम्प्लेक्स थर्ड में एक्सेप्ट किए जाने के बाद ये इलेक्ट्रॉनों को भेज देगा किसके पास, ये भेज देगा भैया Fes के पास। किसके पास भेजेगा, Fes के पास। परमानेंट ये कोई भी अपने पास इलेक्ट्रॉन नहीं रोकते हैं, क्योंकि इनका सिर्फ और सिर्फ काम है एक गुड्स कैरियर की तरह इलेक्ट्रॉनों को इधर से उधर क्या करना, ट्रांसफर कराना, मूवमेंट कराना इनका काम है, ना कि परमानेंट इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने का काम करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों को क्या करवा रहे हैं, सिर्फ मूव करवाएंगे, इधर से उधर मूवमेंट का काम करवाते हैं। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने Fes ने एक्सेप्ट किया था, ये भेज देगा किसके पास, साइटोक्रोम C1 के पास भेज देगा। किसके पास भेज देगा भैया, साइटोक्रोम C1 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेगा, फाइनली एक्सेप्ट कर लेगा। साइटोक्रोम C1 से इलेक्ट्रॉन जाकर के पहुंच जाते हैं किसके पास, ये 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C1 क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉनों को अपने पास ये भी नहीं रखता है, और ये भेज देता है किसके पास, ये भेजेगा साइटोक्रोम C के पास। किसके पास भेजेगा भैया, साइटोक्रोम C के पास ये इलेक्ट्रॉनों को भेज देता है। यहां तक हम लोगों ने देखा, तो ये NADH2 टूटने के बाद NAD+ में इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंचे, 2 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने यहां तक क्या करवा दिए, रन करवा दिए, भिजवा दिए यहां तक इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, हम लोग अभी तक तो बात कर रहे थे किसकी, NADH2 की बात कर रहे थे। फिलहाल अभी हमारे पास एक चीज तो और है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, FADH2। FADH2 के लिए तो हमें कुछ करना होगा ना, तो FADH2 को ब्रेक डाउन यानी तोड़ने का काम, रिड्यूस करने का काम करता है कौन, ये रिड्यूस होता है कॉम्प्लेक्स सेकेंड के पास। जैसे ही कॉम्प्लेक्स सेकेंड के पास इसका रिडक्शन होगा, यहाँ पे FADH2 का ब्रेकडाउन हो जाएगा किसमें, FAD+ में। किसमें भी ये ब्रेकडाउन होगा, FAD+ में। इसी तरह ये भी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और 2 प्रोटॉन रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा भैया, 2
H प्लस आयन रिलीज करेगा। हम लोग क्या कर देते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कर ले रहे हैं, एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, और इन इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे एक्सेप्ट करने के लिए एक कॉम्प्लेक्स के पास एक जो है प्रोटीनियस सब्सटेंस अवेलेबल होता है, जिसको हम लोग ये क्या बोलते हैं, FeS बोलते हैं। क्या बोलते हैं, FeS बोलते हैं। FeS क्या करेगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, और एक्सेप्ट करने के बाद ये इलेक्ट्रॉनों को अपने पास परमानेंट नहीं रखता है, ये भेज देगा किसके पास, ये भेजेगा यूबी क्यूनॉन के पास। किसके पास भी भेजेगा, ये भेजेगा यूबी क्यूनॉन के पास। इन इलेक्ट्रॉनों को भेज देगा ये यूबी क्यूनॉन के पास। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, यूबी क्यूनॉन। और यूबी क्यूनॉन जैसे ही इलेक्ट्रॉन पा जाएगा तो ये फॉर्मेशन करता है किसका, ये फॉर्मेशन करेगा यूबी क्यूनॉन से फॉर्मेशन होगा किसका, यूबी यू क्यू H2 का। किसका फॉर्मेशन करेगा, UqH2 का। जैसे कि यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ था, इसी तरह यहाँ पे भी UqH2 का फॉर्मेशन हो रहा है। और फिर ये फाइनल इलेक्ट्रॉन भेज देगा किसके पास, ये इलेक्ट्रॉन भेज देगा साइटोक्रोम बी के पास। साइटोक्रोम बी इसके भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, इसके भी इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी एक्सेप्ट कर लेगा, और इसके भी इलेक्ट्रॉन इसने साइटोक्रोम बी ने एक्सेप्ट कर लिया था। ये इलेक्ट्रॉनों को, इसके भी क्या हुए थे, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे। इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन इसके रिलीज हुए थे, ये इलेक्ट्रॉन यहां से इसके इलेक्ट्रॉन यानी NaDH2 के इलेक्ट्रॉन और FeDH2 के इलेक्ट्रॉन जाकर के फाइनली इस जगह से साइटोक्रोम C1 से पहुंच जाते हैं किसके पास, साइटोक्रोम C के पास। फाइनली एक्सेप्टर जो होता है ये एक्सेप्ट कर रहा है, इन दोनों कॉम्प्लेक्स के इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करने का काम कौन कर रहा है, साइटोक्रोम C कर रहा है। साइटोक्रोम C ने इन इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करके अपने पास नहीं रखता है, ये भेज देता है साइटोक्रोम A के पास। किसके पास भेज देगा भैया, ये भेज देगा साइटोक्रोम A के पास। साइटोक्रोम ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद भेज देता है साइटोक्रोम A3 के पास। किसके पास भेज देगा भैया, साइटोक्रोम A3 के पास इन इलेक्ट्रॉनों को भेज देगा। साइटोक्रोम A3 इन इलेक्ट्रॉनों को भी अपने पास परमानेंट नहीं रखता है, और ये इलेक्ट्रॉनों को निकाल करके भेज देता है कहां पे, ये भेज देता है इलेक्ट्रॉनों को निकाल करके मैट्रिक्स के पास। किसके पास भेज दिया भैया, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके भेज देगा कहां पे, मैट्रिक्स के पास। ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके बाहर भेज देगा। ये इलेक्ट्रॉन रन कराने का हमारा प्रोसेस था। यहीं पे मैट्रिक्स में ही अवेलेबल होता है, क्या अवेलेबल होता है यहाँ पे, ऑक्सीजन। क्या अवेलेबल होता है, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल होता है। ये यहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 रिलीज होता है, जो कि फोटोलिसिस के दौरान आप लोगों को जब अभी पिछला इसी में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, या पिछले चैप्टर में आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस में देखा होगा कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जब फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रही थी, वाटर का जब ब्रेकडाउन हो रहा था, तो जब वाटर का सिंगल मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होता था, टूटता था, तो वहां पे हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन क्या होती थी, रिलीज होती थी। ये ऑक्सीजन और ये, अब आप लोगों को इसको तो हम लोग अभी बाद में समझेंगे, यहां तक का तो प्रोसेस हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो ये हाइड्रोजन है, H प्लस आयन है, इन H प्लस आयन को हम लोग क्या करवा देंगे, इन H प्लस आयन को हम लोग इधर क्या करवा देते हैं भैया, इनको हम लोग मोमेंट करवा करके इधर भेज देते हैं। कहां पे, हम लोग भेजते हैं इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में, क्योंकि हम लोगों को H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कहां पे इंक्रीज बढ़ाना है, इंक्रीज कराना है, हमें इंक्रीज कराना है इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में। मैट्रिक्स के H प्लस आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज करना है, और इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या करना है, इंक्रीज कराना है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि जो ये इलेक्ट्रॉन थे, ये जो 2H प्लस आयन थे, इन 2H प्लस आयन को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे भेज देंगे। कहां पे भेज देंगे, 2H प्लस आयन हम लोगों ने यहाँ पे भेज दिया। कहां पे भेज दिया भैया, 2H प्लस आयन, इन 2H प्लस आयन को हम लोगों ने यहाँ पे भेज दिया। मैं ब्लैक से लिख देता हूँ, आई होप आप लोगों को क्लियर विजुअलाइज ना हो रहा होगा ग्रीन, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग 2H प्लस आयन हम लोगों ने भेज दिया कहां पे, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के पास। अब ये इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, यहाँ पे इसके 2H प्लस आयन पहुंच जाएंगे, इसके भी 2H प्लस आयन जो हैं, ये वाले H प्लस आयन, इनको भी हम लोग कहां पे भेज देंगे, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के पास। कहां पे भेज देंगे भैया, इंटरमेम्ब्रेनस, इन 2H प्लस आयन को हम लोग फिर से भेज देंगे कहां पे, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के पास।
ये पहुंच गए 2H प्लस आयन हमारे यहां से भी पहुंच जाएंगे कहां पे 2H प्लस आयन पहुंच गए इंटरमेम्ब्रेन के पास। ये भी H प्लस आयन जो ये वाले H प्लस आयन है ये भी भेज दिए जाएंगे कहां पे इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के पास। कहां पे भेज दिए जाएंगे भैया इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के पास ये भेज देंगे। और ये भी 2H प्लस आयन को भेज देते हैं कहां पे इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के पास। सबने अपने H प्लस आयन भेज दिए कहां पे इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के पास 2H प्लस आयन 2H प्लस आयन। अब यहां तक आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूं आप लोगों को क्लियर विजुअलाइज हो रहा है या नहीं। ठीक है, आप लोगों को क्लियर दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहां तक देखा। अब इसके बाद हम लोग जो देखने वाले हैं, यहां तक आप लोगों को ये मैंने बात आप लोगों को बता दी कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं मूवमेंट करते हैं। अब हम लोग जो करने वाले हैं क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा ये पूरा हम लोगों ने देखा पूरा स्ट्रक्चर। एक बार मैं आप लोगों को फिर से रिकॉल करवाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आप लोग सब बनाए रखिए और इसको बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करिए। ठीक है, और बहुत आसान बहुत ही सिंपल तरीके से अगर समझाने वाला कोई अच्छा टीचर मिल जाए तो बहुत बेहतरीन तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन को समझाया जा सकता है। नहीं तो ये तो अच्छे अच्छे लोगों को पल्ले भी नहीं पड़ती है। ठीक है, लेकिन समझाने का तरीका अगर अच्छा है तो आप लोगों को बहुत अच्छे से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन समझ में आ सकती है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या भैया यहाँ पे कि यहां तक हम लोगों ने इनको भेज दिया। अब आप लोगों को पता होगा कि ये वाला रीजन है किसका मैट्रिक्स वाला, और ये वाला जो रीजन है किसका है ये इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस वाला। कौन सा भैया रीजन है ये है इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस वाला रीजन है। ये इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस वाला रीजन है। अब यहां पे H प्लस आयन का कंसंट्रेशन हो गया हाई, इंक्रीज हो गया। जब H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो यही सभी H प्लस आयन ऐसे मूवमेंट करते हुए पहुंचेंगे किसके पास, ये H प्लस आयन पहुंचेंगे भैया F0 के पास। किसके पास पहुंचेंगे, कॉम्प्लेक्स फिफ्थ के पास पहुंचेंगे। कॉम्प्लेक्स फिफ्थ क्या करेगा कि इन H प्लस आयन का मोमेंट यहाँ कॉम्प्लेक्स फिफ्थ में क्या करता है कि F0 से होते हुए कहां पे पहुंच जाते हैं, F1 के पास पहुंच करके ये आ जाते हैं किसके पास, मैट्रिक्स के पास। कहां पे आ जाएंगे भैया, मैट्रिक्स के पास आ जाएंगे। और ये H प्लस आयन का निकलने का प्रोसेस, ये यहां से H प्लस आयन ऐसे ऐसे होते हुए H प्लस आयन आ जाएंगे बाहर, इस जगह आ जाएंगे। कहां पे आ जाएंगे, ऐसे होते हुए H प्लस आयन जो है F0 पार्टिकल से होते हुए कहां पे आ जाएंगे, F0 पार्टिकल में। और F0 पार्टिकल से होते हुए आ जाएंगे कहां पे, ये वाला जो रीजन है हमारा, कौन सा रीजन है, ये मैट्रिक्स वाला है। कौन सा रीजन है भैया, ये मैट्रिक्स वाला रीजन है। ये मैट्रिक्स वाला रीजन है, ये आ गया मैट्रिक्स साइड। अब ये जो 2H प्लस आयन 2H प्लस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और ये ऑक्सीजन मिलकर के फॉर्मेशन करते हैं भैया किसका, ये ऑक्सीजन हाफ O2 और ये 2H प्लस आयन और ये प्लस इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हेल्प करते हैं किसमें, वाटर के बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि बिना इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कराया जा सकता। आप लोगों को पता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के क्या करते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक बॉन्ड का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पे ये बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए H2O का जो फॉर्मेशन होगा, जब यहाँ पे H2O वाटर का मॉलिक्यूल बन रहा है तो इस वाटर के मॉलिक्यूल बनने के लिए यहाँ पे जरूरत थी किसकी, यहाँ पे जरूरत थी भैया इलेक्ट्रॉन की। ये वाटर बन गया, ये 2H प्लस आयन हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या ले लिए, 2H प्लस आयन ले लिए। अब यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि जैसे ही यहाँ पे मैट्रिक्स में क्या होता है, एक प्रोसेस जो हमारा मेन प्रोसेस है वो तो अभी बाकी ही रह गया, ये H2O तो बन ही जाता है। हमारा जो मेन प्रोसेस था ATP का फॉर्मेशन कराना। तो ATP का फॉर्मेशन कैसे होता है, ATP का फॉर्मेशन जो भैया होता है, जैसे ही क्या होगा कि जैसे ही इधर से H प्लस आयन इधर की तरफ मूवमेंट करेंगे, यानी इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस से मैट्रिक्स की तरफ मूवमेंट करेंगे, तो यहाँ पे एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होता है। और उसी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से यहाँ पे ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर के फॉर्मेशन कर लेते हैं किसका,
एटीपी का। किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं भैया? एटीपी का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और यही तो हमें कराना था। क्या कराना था? यही तो हमारा मेन स्टेप था। हमें फॉर्मेशन कराना था किसका? हमें फॉर्मेशन कराना था भैया एटीपी का। तो इसीलिए इसको हम लोग इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं? एटीपी सिंथेटेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? एटीपी सिंथेटेज बोलते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया किसका? यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया H2O का। और आप लोगों को पता होगा जो हाफ O2 या ऑक्सीजन होता है, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। क्या होता है भैया? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। यही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके ये प्रोटॉन को भी एक्सेप्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन को भी एक्सेप्ट करेगा। और एक्सेप्ट करने के बाद किसका फॉर्मेशन करता है? ये फॉर्मेशन करेगा H2O का। किसका फॉर्मेशन करेगा? H2O का। यहाँ पे एक तो ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे हाफ O2 हो गया। ये देखिए सिंगल ऑक्सीजन दिख रहा है ना, तो ये सिंगल ऑक्सीजन है। और साथ ही साथ 2H आप लोगों को दिख रहे हैं, ये दो हाइड्रोजन दिख रहे हैं ना, दो हाइड्रोजन यहाँ पे भी हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जो यूटिलाइज हुए थे, इन दोनों के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है ना, उसके लिए जरूरत पड़ती है किसकी? इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है। तो अब हम लोगों ने समझ लिया कि कैसे कैसे ये पूरा प्रोसेस होता है और कैसे कैसे जो है एटीपी का फॉर्मेशन होता है और कैसे H2O का फॉर्मेशन होता है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार हम लोग इसको फिर से रिकॉल करेंगे, रिवाइज करेंगे, और उसके बाद ये आप लोगों को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरी जिंदगी के लिए क्या हो जाएगी? तैयार हो जाएगी, बहुत अच्छे ही तरीके से। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि मैंने आप लोगों को ये पूरा सेल वाला स्ट्रक्चर तो समझा ही दिया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, जो हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रन करती है, वो कहां पे रन करती है? वो रन करती है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कहां पे रन करती है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में ये हमारी क्या कर रही है? चेन रन करती है। ठीक है, मैं देख लेता हूं आप लोगों को क्लियर विजुअलाइज हो रहा है ना? हाँ ठीक है, आप लोगों को बहुत अच्छे से दिख रहा है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ये कहां पे रन कर रही है? इनर मेम्ब्रेन में रन कर रही है। अब हमें रिड्यूस किसे किसे करना है? हमें रिड्यूस करना है दो सब्सटेंस को रिड्यूस करना है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे होता क्या भैया, कि आप लोगों को मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जो Na सिंगल NaDH2 यानी सिंगल NaDH2 कितने एटीपी का फॉर्मेशन करता है? 3 एटीपी का फॉर्मेशन करता है। कहां पे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। और सिंगल FADH2 ये फॉर्मेशन करता है 2 एटीपी का। लेकिन मैंने बताया था कि जो NaDH2 और FADH2 हैं, ये कैसे हैं? ये फॉरेनर करेंसी की तरह हैं। ये डायरेक्ट एनर्जी में यूटिलाइज नहीं होते हैं। जब तक ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में रन नहीं होंगे, तब तक ये करेंसी में कन्वर्ट नहीं होंगे, यानी एटीपी में कन्वर्ट नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये फाइनली एटीपी में कन्वर्ट होते हैं। और इसी एटीपी के हम लोग और प्लांट क्या करते हैं? यूटिलाइज कर पाते हैं डायरेक्टली। NADPH2 को NADH2 को और FADH2 को डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं कर पाना होता है, चाहे वो प्लांट हो और चाहे वो एनिमल हो। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस इनर मेम्ब्रेन को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग रिड्यूस करेंगे किसको? हम लोग रिड्यूस करेंगे NADH2 को। NADH2 जो हमारा होता है, ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में ये वाला जो रीजन है, ये मैट्रिक्स वाला है। मैट्रिक्स में ही NADH2 रिड्यूस होता है किसमें? NAD+ में। NADH2 रिड्यूस होगा तो ये रिलीज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? जंप कर जाते हैं और ये पहुंच जाते हैं। जंप करने के बाद हाईली एनर्जेटिकली होने की वजह से ये जंप कर जाते हैं। और जंप करने के बाद क्या करते हैं भैया? पहुंच जाते हैं कहां पे? FMN के पास पहुंच जाते हैं। ये इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं भैया? इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं, जो इनर मेम्ब्रेन में क्या हुए होते हैं? धसे हुए होते हैं। जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन में इंटीग्रल प्रोटीन के धसे हुए थे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं भैया? फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड FMN को बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह वर्क करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं भैया? इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह। सिर्फ और सिर्फ ये क्या करते हैं? इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं। क्या कराते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर करेंगे क्या कि FMN ने क्या करिए? इलेक्ट्रॉनों को 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। ये इलेक्ट्रॉनों को भेज देगा किसके पास? FES के पास भेज देगा। FES भी परमानेंट अपने इलेक्ट्रॉनों को अपने पास नहीं रख सकता है, क्योंकि ये
जस्ट लाइक अ कैरियर, इलेक्ट्रॉन कैरियर। सिर्फ किसकी तरह वर्क करते हैं ये इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह वर्क करते हैं। अब ये क्या करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉनों को भैया, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉनों को Fe(s) के इलेक्ट्रॉन है जो ये भेज देंगे, Fe(s) इलेक्ट्रॉन भेज देगा किसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन भेज देगा किसके पास, यूबीक्विनॉन के पास। किसके पास भेज देगा भैया, यूबीक्विनॉन फाइनली फॉर्मेशन करेगा किसका, Ux(H2) का किसका फॉर्मेशन करेगा, यूबीक्विनॉन H2 का फॉर्मेशन करेगा। यूबीक्विनॉन H2 इलेक्ट्रॉनों को भेज देगा किसके पास, कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास। किसके पास भेज देगा भैया, कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास भेज देगा। कॉम्प्लेक्स थर्ड इलेक्ट्रॉनों को, कॉम्प्लेक्स थर्ड में प्रेजेंट होता है साइटोक्रोम बी। क्या प्रेजेंट होता है भैया, साइटोक्रोम बी प्रेजेंट होता है। साइटोक्रोम बी इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करके भेज देता है किसके पास, Fe(s) के पास। देखिए Fe(s) जो एक ऐसा इंटीग्रल प्रोटीन होती है जो हर कॉम्प्लेक्स के पास क्या होती है, अपने पास क्या होती है, खुद की क्या होता है, Fe(s) प्रेजेंट होता है। देखिए यहाँ पे भी Fe(s) है, यहाँ पे भी Fe(s) है, यहाँ पे भी Fe(s) है। अब ये मत कहिएगा कि यहाँ पे Fe(s) नहीं है, हम लोगों ने Fe(s) वाला स्टेप क्या कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं, हम लोगों ने लिख रखा है, तो यहाँ पे भी Fe(s) है। अब ये Fe(s) इलेक्ट्रॉनों को लेकर के भेज देगा किसके पास, साइटोक्रोम C1 के पास। साइटोक्रोम C1 इलेक्ट्रॉनों को साइटोक्रोम C1 उठा करके भेज देगा किसके पास, साइटोक्रोम C के पास। यहां तक का स्टेप हमारा हो गया किसका, NADH2 वाला। अब हम लोग FADH2 को भी तो देखेंगे भैया, इसको थोड़ा ना छोड़ देंगे, इसको भी ना देखेंगे। तो FADH2 को हम लोग लेते हैं। अब FADH2 का जो रिड्यूस होता है, FADH2 रिड्यूस होगा कहां पे, कॉम्प्लेक्स सेकेंड के पास। कॉम्प्लेक्स सेकेंड भी क्या करेगा, FADH2 मैट्रिक्स में FADH2 रिड्यूस होने के बाद FAD में कन्वर्ट हो जाएगा, FAD प्लस में, और 2 इलेक्ट्रॉन और 2H+ आयन का क्या करेगा, रिलीज करेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी क्या करेंगे, जंप करेंगे, पहुंचेंगे किसके पास, Fe(s) के पास। Fe(s) इलेक्ट्रॉनों को कन्वर्ट भेज देगा किसके पास, यूबीक्विनॉन के पास। यूबीक्विनॉन फिर से फॉर्मेशन करेगा, यूबीक्विनॉन H2 का फॉर्मेशन करेगा। यूबीक्विनॉन H2 भेज देगा किसके पास, साइटोक्रोम बी के पास, और साइटोक्रोम बी फाइनली भेज देगा किसके पास, साइटोक्रोम सी के पास। यानी साइटोक्रोम सी कॉम्प्लेक्स सेकेंड के इलेक्ट्रॉन और कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, फाइनली एक्सेप्ट कर रहा है। मतलब इसके भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, यानी FADH2 से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे उनको भी एक्सेप्ट कर रहा है, और जो NADH2 से कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में रिलीज हुए थे उनको भी क्या कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर ले रहा है। फाइनली यहां तक आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद भेज दिया किसके पास, साइटोक्रोम ए के पास। साइटोक्रोम ए ने क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉनों को 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिया, फाइनली इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए भैया, 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिए, एक्सेप्ट कर लिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद साइटोक्रोम ए भेज देगा किसके पास, साइटोक्रोम A3 के पास भेज देगा। साइटोक्रोम A3 फाइनली भेज देगा, इलेक्ट्रॉनों को निकाल देगा कहां पे, मैट्रिक्स के पास। फिर से इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देता है, भेज देता है। अब ये मैट्रिक्स के पास इलेक्ट्रॉन इसलिए भेज रहा है क्योंकि मैट्रिक्स में ही हमें किसका फॉर्मेशन कराना है, हमें इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता कहां पे है, मैट्रिक्स में ही है। ये जो पूरा ड्रामा चल रहा था ना, ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा चल रहा था एटीपी के फॉर्मेशन के लिए। किसके लिए चल रहा था भैया, एटीपी के फॉर्मेशन के लिए चल रहा था। अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करते नागिन की तरह ऐसे ऐसे चलते चलते मूव करते हुए, हाँ ये नागिन की तरह मूव करते हुए आ गए कहां पे, मैट्रिक्स के पास आ गए। मैट्रिक्स में ऑलरेडी हाफ O2 प्रेजेंट होता है। जब आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा, जिन लोगों ने फोटोसिंथेसिस ना पढ़ा हो तो फोटोसिंथेसिस का लेक्चर आप लोग जरूर देख लीजिएगा। वहां पे मैंने बताया था फोटोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर का जब ब्रेकडाउन होता है, जब वाटर टूटता है, जब सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का ब्रेकडाउन होगा तो वो रिलीज करेगा हाफ O2। क्या रिलीज करेगा भैया, हाफ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रिलीज करता है। तो वही हाफ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है यहाँ पे, ठीक है। ये आप लोगों को फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में मिलेगा, ठीक है। ये हाफ O2 मॉलिक्यूल, अब ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी आ गए, हाफ O2 हमारे पास आई है। अब ये 2H+ आयन कैसे आया, ये जो 2H+ आयन थी, ये वाले जो आप लोगों को 2H+ आयन दिख रहे हैं, ये 2H+ आयन मूव करके पहुंच जाएंगे किसी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होने अधिक होने की वजह से ये किधर की तरफ मूवमेंट करेंगे, ये मूव करेंगे ऊपर की तरफ। किधर की तरफ मूव करेंगे, ये पहुंच जाएंगे इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के पास। यहाँ पे 2H, क्योंकि देखिए हमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किसका इंक्रीज कराना है, हमें इंक्रीज कराना है इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस का ही, तभी तो हम लोग एटीपी का फॉर्मेशन कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे 2H+ आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा जब इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन होता है, टर्बाइनर होता है ना, जो पानी जब वो होता है ना, बांध वगैरह होते हैं, तो जब बांधों से पानी का प्रेशर से पानी गिरता है तो टर्बाइनर गिर घूमता है और तब जाकर के एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे
2H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे और जैसे यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन हो जाएगा 2H प्लस आयन का, जैसे 2H प्लस आयन का हाई कंसंट्रेशन हो जाएगा तो ये मूवमेंट करेंगे फिर से किधर, मैट्रिक्स की तरफ। और किसकी मदद से मूवमेंट करेंगे, ये मूवमेंट करेंगे एटीपी सिंथेटेज की मदद से, और तभी जाकर के यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, एटीपी का। और हम लोग एटीपी का ही फॉर्मेशन करवाना चाहते थे, ठीक है। अब क्या होगा भैया कि इधर के यूबिक्विनॉन H2 के H प्लस आयन और यूबिक्विनॉन H2 यानी कॉम्प्लेक्स सेकेंडरी के भी H प्लस आयन पहुंच जाएंगे किस पे, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में पहुंच जाएंगे। अब इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में यहाँ पे होगा क्या भैया कि यहाँ पे जो H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन बढ़ रहा था, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन फाइनली ये पहुंच जाएगा F0 पार्टिकल से होते हुए पहुंच जाएगा कहां पे, कॉम्प्लेक्स फिफ्थ में F0 पार्टिकल से होते हुए पहुंचेगा किसमें, F1 पार्टिकल में पहुंचेगा। और F1 पार्टिकल से फाइनली जाकर के फॉर्मेशन होगा किसका, फाइनली F1 पार्टिकल से फॉर्मेशन होगा, ये पहुंच जाएंगे, ये 2H प्लस आयन निकल के आ जाएंगे कहां पे, ये 2H प्लस आयन निकल के आ जाएंगे मैट्रिक्स में। और यही हम लोग क्या करना चाहते थे, कराना चाहते थे। ये जो 2H प्लस आयन थे इधर, ये 2H प्लस आयन, ये 2H प्लस आयन इधर से मूवमेंट करते हुए आ जाएंगे कहां पे, ये आ जाएंगे मैट्रिक्स में। और ये 2H प्लस आयन 2 इलेक्ट्रॉन और हाफ O2 मिलकर के फॉर्मेशन करेंगे किसका भैया, H2O का फॉर्मेशन करेंगे, यानी वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। किसका फॉर्मेशन करेंगे, वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। और यहीं पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अधिक होने की वजह से जब ये H प्लस आयन प्रोटॉन इधर मूवमेंट कर रहे थे और इधर ऑलरेडी प्रेजेंट था क्या, इलेक्ट्रॉन, तभी यहाँ पे एनर्जी जनरेट हो रही थी और ये फॉर्मेशन कर ले रहे थे किसका, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर के बना ले रहे थे क्या, एटीपी। और हम लोगों को जो फॉर्मेशन कराना था वो किसका कराना था, हमें तो एटीपी का ही फॉर्मेशन कराना था ना। तो आई होप आप लोगों को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट होता है इनके सभी के क्या होते हैं, अपने अपने नाम होते हैं। कॉम्प्लेक्स फिफ्थ को तो हम लोग क्या बोल देते हैं, एटीपी सिंथेटेज बोलते हैं। जो कॉम्प्लेक्स जो फर्स्ट होता है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, NAD2 NADH2 डिहाइड्रोजिनेज क्या बोलते हैं भैया, इसको हम लोग बोल देते हैं NADH2 डिहाइड्रोजिनेज। क्या बोलते हैं भैया, डिहाइड्रोजिनेज बोल देते हैं, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डिहाइड्रोजिनेज। अब कॉम्प्लेक्स थर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, कॉम्प्लेक्स थर्ड को हम लोग बोल देते हैं साइटोक्रोम B7। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं साइटोक्रोम B7। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, साइटोक्रोम B7 बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम B7 बोलते हैं किसको, कॉम्प्लेक्स थर्ड को। कॉम्प्लेक्स सेकेंड को हम लोग बोलते हैं भैया क्या, FADH2 डिहाइड्रोजिनेज। क्या बोलते हैं भैया, FADH2 डिहाइड्रोजिनेज बोलते हैं। इसको मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इसको बोलते हैं क्या, FADH2 डिहाइड्रोजिनेज बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, FADH2 डिहाइड्रोजिनेज बोलते हैं किसको, कॉम्प्लेक्स सेकेंड को। और जो कॉम्प्लेक्स फोर्थ होता है, कॉम्प्लेक्स फोर्थ को हम लोग बोलते हैं क्या, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। क्या बोलते हैं भैया, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। मैं यहां पे लिख देता हूं, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। और कॉम्प्लेक्स फिफ्थ को आप लोगों को पता होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटीपी सिंथेटेज बोलते हैं। तो आप लोगों को मैं फिर से बता देता हूं, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, NADH2 डिहाइड्रोजिनेज बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम B7 बोलते हैं, साइटोक्रोम B7 बोलते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स सेकंड होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, FADH2 डिहाइड्रोजिनेज बोलते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स फोर्थ होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज बोलते हैं। इसके बाद जो कॉम्प्लेक्स फिफ्थ वाला रीजन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटीपी सिंथेटेज बोलते हैं। आई होप आप लोगों को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट बहुत ही बेहतरीन और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये अगर आप लोगों को ये हाफ O2 ये ऑक्सीजन कैसे मैट्रिक्स में आया, तो आप लोगों को एक लेक्चर लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जिसका नाम है क्या, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। जब वाटर का फोटोलिसिस होता है, जब वाटर का ब्रेकडाउन होता है, तो वहां पे क्या होता है, H प्लस आयन और इलेक्ट्रॉन रिलीज होने के साथ साथ वहां पे क्या होते हैं,
हाफ O2 भी सिंगल वाटर के मॉलिक्यूल में रिलीज होते हैं। तो वो जो सिंगल मॉलिक्यूल वाटर में जो हाफ O2 रिलीज हुए थे, ये वही मैट्रिक्स में O2 है। क्या है, कौन सा है ये फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है, जो रिलीज हुए थे मैट्रिक्स में, ये वही जो है, क्या है ये O2 है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से और बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने आज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को यानी ETS को बहुत ही अच्छे से और बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने समझा। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको देख करके आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग एक बार दो बार इसको, जब तक समझ में ना आए तब तक आप लोग इस वीडियो को देखते रहें। ठीक है, और आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एक ही बार में समझ में आ जाएगा। मे भी अगर कुछ रह जाता है तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा भी रिकॉल करके एक बार फिर से आप उसको रिवर्स करके एक बार फिर से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को वीडियो अवेलेबल भी रहेगा और आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम पर। ठीक है, ओके, थैंक यू।